आज हम लाए हैं एक साइंटिफिक सर्वाइवल मूवी जो मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर देखी थी। ये एपोकलिप्स के बाद यानी जब पृथ्वी में लाइफ लगभग मिट चुकी है तब की कहानी है। ये उन लोगों की सर्वाइवल स्टोरी है जो एपोकलिप्स के बाद इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर रहे हैं। हमने पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे काट डाले, यहाँ की हवा को इतना दूषित कर दिया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हमने अपने प्लेनेट को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। कुछ ही लोग जिंदा बचे हुए हैं जो दूसरे प्लेनेट्स में ले जाए जा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी को फिर से रहने लायक बनाने की कोशिश में कुछ साइंटिस्ट यहीं पर रुक जाते हैं। मूवी की हीरोइन एक ऐसी सर्वाइवल साइंटिस्ट है। इतनी बुरी सिचुएशन में उसने किस तरह सर्वाइव किया और क्या वो हमारे प्लेनेट को रहने लायक बना सकी, इन सभी सवालों के जवाब हमें इस मूवी में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी को देखते हैं जिसका नाम है आईओ। मूवी की शुरुआत में स्पेस से पृथ्वी को दिखाते हैं जो नॉर्मली नीले और हरे रंग का दिखता है। दिखने में तो सुंदर भी लगता है, लेकिन यहाँ देखिए वो धीरे धीरे पर्पल रंग का हो रहा है। तभी एक लड़की का वॉइस ओवर आता है कि अत्यधिक प्रदूषण से दुनिया की हवा पर्पल रंग की हो रही है। बिना साफ हवा के हर सेकंड दुनिया के हर कोने में लोग भारी संख्या में मर रहे हैं। जो लोग बचे हैं उन्हें बहुत सारे रॉकेट्स में एक स्पेस स्टेशन में लेके जाते हैं जो जुपिटर पर बना है। इस स्पेस स्टेशन का नाम है आईओ। अब धरती पर एक अंडरग्राउंड को दिखाते हैं जहां मूवी की हीरोइन सैम है जो अपने वॉइस ओवर में ये सब बता रही थी। उसने मास्क पहना हुआ है क्योंकि अगर वो मास्क उतारेगी तो मर जाएगी, और इस हालत में वो अपनी रिसर्च के लिए यहाँ पर कुछ चीजें लेने आई होती है। ये एक आर्ट गैलरी है। वो देखती है कि फर्श पर कीड़े रेंग रहे हैं, फिर वो लाइटर जलाती है तो आग पर्पल कलर की हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ की हवा हद से ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। उसे हैरानी होती है कि ये कीड़े इस जहरीली हवा में जिंदा कैसे रह सकते हैं, और फिर अपनी रिसर्च के लिए वो कीड़ों का सैंपल भी ले लेती है। और तब वो उस आर्ट गैलरी की एक पुरानी पेंटिंग को निहारती है और कुछ ही देर में उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने लगता है और वो तुरंत बाहर भागती है। देखिए कि बाहर की दुनिया कैसी है, हर तरफ धुआं ही धुआं होता है और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। सैम तेजी से अपनी गाड़ी से नए सिलेंडर निकालती है और चैन की सांस लेती है। लगता है सचमुच फ्यूचर में दुनिया ऐसे ही होने वाली है। वापस जाते हुए रोड पर क्लीन ऑक्सीजन लिखा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से आगे की हवा कुछ हद तक सांस लेने लायक है। ये ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ अभी भी साफ हवा पाई जाती है, और इन्हीं इलाकों में कुछ रिसर्च सेंटर्स में साइंटिस्ट सर्वाइवल कर रहे हैं। निचली जगहों के लोग इस धरती को टाटा बाय बाय करके ऊपर जा रहे होते हैं, मतलब स्पेस में जा रहे हैं। दरअसल सैम के पापा भी एक सर्वाइवल साइंटिस्ट हैं जिनका अटूट विश्वास है कि आज भी धरती रहने लायक बन सकती है, और इस बात पर वे दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और काफी रिसर्च करते हैं। अब सैम अपनी जगह पर पहुंचती है और यहाँ पर आग बिल्कुल भी पर्पल नहीं है। अब क्योंकि वो बहुत ही पॉल्यूटेड जगह होकर आई है, इसलिए वो किसी लिक्विड से खुद को साफ करके अपनी लैब में जाती है। शायद इस वक्त उसके पापा यहाँ पर नहीं है, और फिर वो कंप्यूटर पर अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज पढ़ती है जो जुपिटर के आईओ स्पेस स्टेशन में है। वो सैम को रोज मैसेज करता है कि तुम भी यहाँ जाओ। तब सैम बताती है कि वो और उसके पापा धरती पर क्यों रुके हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं। दरअसल उसके पापा की रिसर्च इस विषय पर थी कि जब तक इस दुनिया में मधुमक्खी रहेगी तब तक ये दुनिया मिट नहीं सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। मधुमक्खियों को मामूली मत समझिए, ये धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी काम करते हैं। ये जब फूलों से रस इकट्ठा करते हैं तो उनके पराग यानी पॉलेंस इनके शरीर पर लगते हैं, और जब मधुमक्खी दूसरी जगह जाती है तो इन पौधों का पॉलन वहाँ पर गिर जाता है, और इस तरह उस जगह पर पेड़ पौधे पनपते हैं, और इन्हीं की वजह से कई पेड़ पौधे उगते हैं और धरती हरी भरी रहती है। और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ साफ हवा की कमी कैसे हो सकती है। इसलिए अगर अपने घर के आसपास मधुमक्खी का कोई भी छत्ता दिखे तो उसे जलाए मत, और ना इसको डिस्ट्रॉय करें, बल्कि किसी ऐसी सर्विस को बुलाए जो मधुमक्खी को बिना हानि पहुंचाए छत्ते को हटाकर उन्हें पेड़ या जंगल के बीच छोड़ सके। और इनकी इंपॉर्टेंस को जानते हुए सैम के पापा मधुमक्खियों को पाल रहे थे और उन पर रिसर्च कर रहे थे। यही वो जीव हैं जो दुनिया को पहले जैसा और हरा भरा जीने लायक बना सकते हैं। फिर सैम बाहर जाती है और वहाँ एक मधुमक्खी को उठाकर अंदर ले आती है और एक बॉक्स में डालती है। इस बॉक्स में उस पुरानी आर्ट गैलरी का माहौल है जहाँ सैम को कीड़े मिले थे, लेकिन कुछ ही देर में मधुमक्खी मर जाती है। ये टेस्ट भी फेल हो जाता है और बेचारी मधुमक्खी भी मर गई। और तभी सैम का बॉयफ्रेंड मैसेज भेजता है कि अब धरती की हवा को बिल्कुल भी प्योरीफाई नहीं किया जा सकता, तुम और तुम्हारे पापा जल्दी से जल्दी यहाँ जाओ। लेकिन सैम को पूरा यकीन है कि उसके पापा की फाइंडिंग एकदम सच है, और वो ठान लेती है कि वो अपने पापा की रिसर्च को पूरा करके रहेगी और पृथ्वी पर ही रहेगी। उसके पापा पृथ्वी पर बचे हुए लोगों को हिम्मत देने के लिए रोज एक ब्रॉडकास्ट करते हैं कि ये दुनिया पहले जैसी बन सकती है, हिम्मत से काम लीजिए, यहाँ से भागकर स्पेस में जाना इसका सोल्यूशन नहीं है। और उनकी गैर हाजिरी में सैम उस मैसेज को बार बार ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। फिर दिखाते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में सैम की रोज की जिंदगी कैसे चलती है और ये क्या खाती है। घर के पीछे ग्रीन हाउस है जहाँ सैम कुछ सब्जियां वगैरह उगा लेती है और इन्हीं को खाकर वो जिंदा रह रही है। वो रोज अपने पापा की रिसर्च वीडियो देखती है और टेलीस्कोप से आईओ को देखती है। यही उसकी लाइफ है। फिर एक दिन उसका बॉयफ्रेंड मैसेज करता है कि सारे स्पेस साइंटिस्ट ने मिलकर स्पेस में एक ऐसी जगह खोज निकाली है जिसका पर्यावरण बिल्कुल धरती जैसा है। इस जगह का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सैम इतना ही पढ़ती है कि स्क्रीन पर डिस्टर्बेंस होने लगता है कि कोई वायर कट गई है, और फिर सैम वायर लेने के लिए फिर से उस आर्ट गैलरी में जाती है और वहाँ की पुरानी पेंटिंग से संबंधित कुछ बुक्स उठा लेती है, और फिर वायर लेकर वहाँ जाती है और फिर वायर लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक बहुत ही भारी तूफान उस दिशा में आ रहा होता है। अगर तूफान आया तो हर तरफ से प्रदूषित हवा आएगी, और घबराकर सैम वहाँ से तुरंत निकलती है और अपने घर पर पहुँचती है। वो देखती है कि दिया पर्पल रंग का हो गया है, मतलब दूषित हवा वहाँ पहुँच चुकी है, और फिर बहुत तेज हवा चलने लगती है। और फिर सैम टेप से खिड़की और दरवाजे को सील करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, और इस तरह प्रदूषित हवा घर भर में फैल जाती है, और कोई रास्ता न पाकर वो घर के अंदर ही ऑक्सीजन मास्क पहनकर सिस्टम पर बैठी रहती है। फिर वो कंप्यूटर स्क्रीन को वायर से कनेक्ट करती है और बॉयफ्रेंड का मैसेज पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि आईओ से प्रोक्सिमा सेंटरी पहुंचने में 10 साल लगेंगे, इसलिए हमने पूरे
पूरे स्पेस स्टेशन को वहाँ ले जाने का फैसला किया है और वहाँ जाकर पता चलेगा कि हम इंसान वहाँ कैसे रहेंगे, लेकिन हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसलिए धरती से कई स्पेस शटल आयु आने वाले हैं और आखिरी स्पेस शटल 4 दिन में पृथ्वी से निकलेगा। उसके बाद अगर कोई वहाँ पर रह गया तो उसको बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम और तुम्हारे पापा जल्दी से उसमें चढ़कर आ जाना। अब ये पढ़कर सैम एकदम सुन्न हो जाती है और उसको कुछ नहीं सोचता, वो चुपचाप लेट जाती है। अगले शॉट में सैम बीच पर खड़ी होती है और उसने मास्क भी नहीं पहना होता है और वो बड़े आराम से सांस ले पाती है। वो खुद चौंक जाती है कि सांस लेना इतना आसान कब से हो गया। तब उसका सपना टूट जाता है और वो अचानक से उठती है और घर के बाहर का दिया भी नॉर्मल कलर का होता है। लगता है तूफान निकल गया है और हवा फिर से जरा क्लीन हो गई है। और फिर सैम अपने रिसर्च के सबसे जरूरी सैंपल्स को यानी मधुमक्खियों को देखने जाती है, लेकिन वहाँ एक भी मधुमक्खी नहीं बची होती है। सबको तूफान उड़ा ले गया होता है। अब सैम टेंशन में और बेबसी के मारे चिल्लाने लगती है और इतने सालों से वो और उसके पापा जो रिसर्च कर रहे थे वो सब कुछ मिट्टी में मिल चुका होता है। फिर वो तुरंत अंदर जाती है और मैसेज टाइप करने लगती है कि हमारे सारे सैंपल्स मिट गए हैं, मैं हिम्मत और उम्मीद दोनों खो चुकी हूँ, तूफान सब कुछ मिटा चुका है, अब मैं चाहूँ भी तो आखिरी शटल तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर बचे नहीं है। मैसेज भेजकर वो टूट कर रोने लगती है। फिर वो बाहर आती है तो दूर एक बलून दिखता है और वो चौंक कर उसको देखती है। इतने में बलून लैंड करता है और उसमें से एक आदमी बाहर गिरता है। इसका नाम है माइका और आते ही वो लाइटर जलाकर देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पर हवा नॉर्मल है। फिर वो अपना मास्क उतारकर सैम से कहता है कि मैं साइंटिस्ट हैरी से मिलने आया हूँ, उनका ब्रॉडकास्ट सुनकर मैं इतनी दूर आ गया हूँ और मुझे उनसे कई सारे सवाल भी पूछने हैं। सैम झूठ कहती है कि मैं हैरी की असिस्टेंट हूँ और वो रिसर्च के लिए दूसरी जगह पर गए हैं। फिर माइका पानी मांगता है और सैम उसको पानी लाकर देती है जो ब्राउन कलर का होता है। फिक्र मत करो, ये प्योरीफाइड वाटर है। माइका अंदर आकर पूछता है कि मिस्टर हैरी कहाँ गए हैं। दरअसल वो एक पहाड़ पर किसी नई स्पीसीज की रिसर्च करने के लिए गए हैं। माइका बताता है कि अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला तो मैं अपने एयर बलून में वापस चला जाऊंगा और उस लास्ट स्पेस शटल को पकड़ लूंगा। सैम मनी मन सोचती है कि इस आदमी की मदद से मैं भी उस शटल तक पहुंच सकती हूँ, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कहती। फिर वो माइका के लिए खाना लेने जाती है, पर माइका कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास खाने को ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो भी है तुम अपने लिए बचा कर रख लो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन असल में उसको बहुत भूख लगी होती है। तब सैम एक बास्केट भरकर सब्जियां लेके आती है और ये देखकर माइका के मुंह में पानी आ जाता है। फिर सैम उसको खाने के लिए शहद भी देती है। बेचारा स्पून कुछ चाटता ही रह जाता है। सैम पूछती है क्या तुमने रास्ते में कोई जिंदा जानवर या पक्षी देखा। माइका कहता है मुझे एक भी जिंदा जीव जंतु नजर नहीं आया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने बीच पर कुछ देखा। और इस सवाल पर माइका बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। दरअसल सैम को अक्सर ये सपना आता है कि वो बीच पर खड़ी होकर साफ हवा में सांस ले रही है, इसलिए वो ऐसा पूछ रही थी। सैम बताती है कि हैरी को लौटने में 2 हफ्ते लग जाएंगे, इसलिए माइका वहीं रुकने का फैसला करता है। फिर सैम उसको अपनी रिसर्च दिखाती है। ओह काफी अच्छा कमरा है, क्या ये मिस्टर हैरी का कमरा है। हाँ, लेकिन उसके अंदर वो मुझको भी अलाउ नहीं करते। अब उसकी लैब और रिसर्च को देखकर माइका बिल्कुल ही चकित रह जाता है। अब अगली सुबह सैम उस पुरानी पेंटिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ रही होती है। फिर वो बाहर आकर माइका से कहती है कि कल तूफान में यहाँ का सब कुछ तितर बितर हो गया, उन्हें फिक्स करने में मेरी मदद करो। वो उसकी हेल्प करता है और विंड डायरेक्शन दिखाने वाली मशीन को सीधा करता है। फिर वे अंदर जाते हैं और माइका सैम की बुक पढ़ने लगता है और तब सैम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और माइका भी अपने कई एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने लगता है। और इस तरह दोनों बहुत दिन बाद अपना दिल खोलकर किसी से बातें कर रहे होते हैं। अब सैम को माइका पर विश्वास होने लगता है और वो अपने पापा के बारे में बताने लगती है। हैरी और कोई नहीं, मेरे पापा हैं। और ये सुनकर माइका बिल्कुल ही चौंक जाता है। फिर वो माइका को अपना ग्रीन हाउस दिखाती है। उस रात वो अपने पापा की रिसर्च वीडियोस प्ले करती है। जब दुनिया प्रदूषण के कारण मिटने लगी थी तो हैरी ने लूसी नाम के सुअर पर रिसर्च की थी। दरअसल लूसी बहुत ही प्रदूषित जगह में भी सर्वाइव करने की क्षमता रखती थी, इसलिए हैरी इस रिसर्च में लगा हुआ था कि अगर इस स्थिति में लूसी जिंदा रह सकती है तो हम इंसान भी जिंदा जरूर रहेंगे। लेकिन आखिर में लूसी भी प्रदूषण के कारण मर जाती है। और फिर हैरी का एक इंटरव्यू चल रहा होता है जिसमें बताते हैं कि धरती से लोग स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, लेकिन हैरी जाने से बिल्कुल मना कर देता है। उसका अटूट विश्वास है कि यह हमारी धरती है और इसे हमें ठीक करना है। इसे हमने खुद प्रदूषित किया है और अब हम यहाँ से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं यहीं रहकर इसको ठीक करना चाहता हूँ। और यही विश्वास सैम का भी है। अगले दिन माइका किसी तरह सैम के कमरे में चला जाता है और वहाँ एक फोटो को देखकर पूछता है क्या ये तुम्हारी माँ है। सैम कहती है हाँ, लेकिन वो अब नहीं रही। माइका टेंशन में पूछता है तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा की वजह से मरी है राइट। क्या बकवास कर रहे हो, और नहीं तो क्या, हैरी की जिद की ही वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहाँ रहना पड़ा, वरना तुम दोनों तो कब के आयु में पहुंच गए होते। फिर वो जाकर हैरी का कमरा खोल देता है और उस कमरे में इतनी धूल होती है कि माइका बिल्कुल ही चौंक जाता है। वो सैम से पूछता है सच बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर धूल पड़ी हुई है और इसका मतलब है कि वो काफी दिनों से यहाँ पर नहीं है। तब हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सैम लैब में अपना काम कर रही है और उसने ऑक्सीजन पहना होता है। तब उसके पापा हैरी आते हैं और सैम बिल्कुल ही चौंक जाती है कि वो बिना मास्क के कैसे सांस ले रहे हैं। वो डांटती है कि प्लीज ऑक्सीजन पहन लो, लेकिन हैरी कहता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और अगले स्पेस शटल में यहाँ से निकल जाओ। पापा ये आपकी रिसर्च है, इसलिए मैं इसको अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। देखो सैम, ये कोई खेल नहीं है, तुम्हारी माँ को तो मैं खो चुका हूँ और अब तुमको नहीं खो सकता। दरअसल हैरी अपने ब्रॉडकास्ट में सबको बता रहा होता है कि हम मिलकर इस धरती को फिर से रहने लायक बना सकते हैं। वो हमेशा से आयु पर जाने के खिलाफ था, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बेटी को जाने से कभी मना नहीं किया था। लेकिन सैम और उसकी माँ को हैरी पर पूरा विश्वास था और इसलिए दोनों ही रुक गए। लेकिन धीरे धीरे सैम की माँ बीमार पड़ गई और एक दिन बेचारी अचानक मर गई। और तब से हैरी को अपनी रिसर्च पर विश्वास उठने लगा था और वो सैम को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, पर सैम हैरी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए 3-4 दिन बाद हैरी की मौत हो गई और सैम ने अपनी माँ की कब्र के पास ही हैरी को दफना दिया था। अब सारा सच जानकर माइका कहता है कि कम से कम अब तो मान जाओ कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता।
तुम भी मेरे साथ चलो और हम उस आखिरी शटल में चले जाएंगे, लेकिन हवा की दिशा के अनुसार ठीक वक्त पर हमें निकलना होगा, क्योंकि हमें एयर बलून में ही शटल तक पहुंचना है। अब इस तरह वे ठीक वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। सैम अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, जैसा तुमने चाहा वैसा होने वाला है, यहाँ मेरी रिसर्च करने के लिए कुछ नहीं बचा है और अब लास्ट शटल में मैं भी आ रही हूँ। फिर वो माइका का बैग खोलकर देखती है तो उसमें गन और कुछ बुलेट्स होते हैं। उसमें एक डायरी होती है और सैम उसको पढ़ती है। दरअसल माइका किसी से बहुत प्यार करता था, इतना ही नहीं वो अपनी फैमिली को भी खो चुका था। अब ये सब पढ़कर सैम उसके लिए बहुत ही दुखी होती है और बाहर माइका हवा की दिशा को चेक कर रहा होता है। सैम अपनी जरूरत की चीजें पैक कर रही होती है। उसकी मदद के लिए माइका मधुमक्खियों के खाली बॉक्सेस को लेने जाता है, लेकिन वहाँ किसी चीज को देखकर तुरंत सैम के पास भागा आता है और उसे बॉक्सेस के पास लेके जाता है। वे देखते हैं कि इतने भारी भरकम तूफान के बाद भी एक मधुमक्खी जिंदा है और वो भी मधुमक्खियों की रानी है। मतलब हैरी की थ्योरी सच निकली, लेकिन इस अकेली मधुमक्खी को रखकर कोई रिसर्च नहीं की जा सकती और इसलिए सैम उसको उड़ने देती है। अब फिर शाम को सैम का बॉयफ्रेंड मैसेज करता है कि ये तुम्हारे लिए मेरा लास्ट मैसेज है, इसके बाद तुम मेरे मैसेज का इंतजार मत करना, क्योंकि मुझे प्रॉक्सिमा सेंचुरी में एक रिसर्च का काम मिल चुका है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। इसमें मुझे 10 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं और अगर 10 साल बाद तुम मुझे याद रही तो देखा जाएगा। इस तरह का ब्रेकअप लेटर पढ़कर सैम मायूस हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आईओ पर जाना चाहती थी। अब लेकिन ये मैसेज पढ़ने के बाद वो बेचारी टूट जाती है। बाहर हवा की दिशा भी ठीक नहीं होती और माइका अंदर आ जाता है और सैम को इतना मायूस होता देखकर वो उसको खाना पका कर देता है और हंसी मजाक करके उसको हंसाने की कोशिश करता है और इस तरह इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और फिर अगले 2 दिन वो बहुत ही खुशी से रहते हैं। अब उस रात सैम आसमान को देखती है। उसके पापा जितने प्यारे हैं उतने प्यारी ये धरती भी है। इसको छोड़कर जाने की बात सोचकर उसको बहुत ही दुख होता है। तब एयर बलून बीप करने लगता है, मतलब हवा की दिशा बिल्कुल ठीक है और वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगली सुबह रेडियो पर इमरजेंसी न्यूज आती है कि स्पेस शटल जहां से निकलने वाला था उस जगह पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए अब शटल दूसरी जगह से निकलेगा जो इस जगह से बहुत ही दूर है और सिर्फ 24 घंटों में इन्हें वहां पहुंचना होगा, जो लगभग नामुमकिन है। अमाई का टेंशन में किचन में तोड़फोड़ मचा देता है कि मनहूस जगह पर मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मेरे और मेरे परिवार की मौत का कारण सिर्फ तुम्हारे पापा हैं। हैरी के ब्रॉडकास्ट को सुनकर मुझे विश्वास होने लगा था कि यह धरती फिर से रहने लायक हो जाएगी। इससे ना तो मैं आयु गया और ना ही अपने परिवार को जाने दिया और आज मेरा पूरा परिवार मिट गया है और अब मैं भी मर जाऊंगा। और अपनी बेबसी में वो सब कुछ कह रहा होता है। अब सैम भी उसकी बातें सुनकर बड़ी दुखी होती है। अब सैम माइका जैसे दूसरे लोगों को ठीक इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसके पापा के भरोसे कोई भी धरती पर है, इसीलिए वो उसी फ्रीक्वेंसी में ब्रॉडकास्ट मैसेज करती है कि मेरे पापा 1 साल पहले इस दुनिया से चल बसे थे और अब हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब धरती पर रहने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई यहाँ बचा है तो प्लीज लास्ट शटल में जाकर आईओ पहुंच जाओ। ये ब्रॉडकास्ट करके वो माइका के पास जाती है। अगर इन्हें 24 घंटों में वहाँ पहुंचना है तो बलून के लिए बहुत ही ज्यादा हीलियम गैस की जरूरत होगी, पर माइका के पास उतना हीलियम स्टॉक नहीं होता, इसीलिए वो बहुत ही टेंशन में होता है। लेकिन सैम उसको शांत करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि हीलियम कहाँ मिलेगा, वहाँ जाना जरा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं। और ये कहकर वो बाहर निकलते हैं। सैम दिया बुझा देती है क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वे अपनी चीजें पैक करके निकलते हैं और एयर बलून को भी साथ ले जाते हैं ताकि अगर हीलियम मिल गया तो वहीं से वे स्पेस शटल की ओर निकल पड़ेंगे। अब उस जगह से पहले सैम एक स्पॉट पर रुकती है और उस आर्ट गैलरी को देखती है। फिर वे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कई हीलियम सिलेंडर्स को देखकर माइका बहुत ही खुश होता है और उस रात वहीं रुक जाते हैं। अब सुबह माइका बलून में हीलियम गैस भरता है। दरअसल सैम आईओ नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो माइका की बात मान गई थी। ऐसा हर किसी के साथ होता है ना, चाहे जान पर ही क्यों ना आ जाए, ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते। सैम की भी बिल्कुल यही हालत होती है। वो अचानक गाड़ी में बैठकर कहती है कि मैं 10 मिनट में लौट कर आऊंगी और माइका कहता है कि 1 घंटे के अंदर हमें निकलना है, जल्दी आ जाना। ठीक है कहकर वो आर्ट गैलरी के अंदर जाती है। लगता है उसे इस जगह और यहाँ की पेंटिंग से खास लगाव है। फिर वो एक दरवाजा खोलती है तो वहाँ अच्छी रोशनी होती है और लगता है हवा भी साफ है। फिर वो पूरी गैलरी में घूमकर उस पेंटिंग पर आकर रुकती है जिसको वो हमेशा निहारती थी। तब वहाँ माइका आ जाता है क्योंकि सैम का ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है और उसको अभी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सैम उसे पेंटिंग के बारे में बताने लगती है। फिर कहती है कि जब पापा लूसी पर रिसर्च कर रहे थे तो एक दिन मैंने उनके सामने लाइटर जलाया था। आग पर्पल कलर की हुआ करती थी, लेकिन तब मैंने कोई मास्क नहीं पहना था। माइका फिर कहता है कि तुम तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर को ले लो और जल्दी लगाओ। ये कहकर वो जरा दूर चला जाता है। तब सैम कहती है, तुम आईओ में जाकर सबको बता दो कि ये पृथ्वी खुद को ठीक करने की क्षमता रखती है, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और हमें इस धरती के नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करना सीखना होगा। अगर मैं मास्क के बिना यहाँ जिंदा रही तो तुम ये खबर आईओ के लोगों को दे देना। अब ये कहकर वो झट से मास्क उतार देती है और माइका घबराकर उसको पकड़ लेता है। मुझे कुछ नहीं होगा माइका, ये कहकर वो सांस लेने लगती है और माइका कुछ नहीं कह पाता। अगले शॉट में दिखाते हैं कि माइका अकेला ही शटल की ओर जा रहा है। तब सैम का वॉइस ओवर बताता है कि हम चाहे कितने ही नए प्लैनेट्स का पता लगा ले, पर पृथ्वी जैसा प्लैनेट हमको कहीं नहीं मिलने वाला। हमने जो गलती करके इसको इतना बदतर बना दिया है, अब हमें खुद ही धरती को पहले जैसा बनाना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इंतजार करना होगा और सब्र से काम लेना होगा, लेकिन इस धरती को छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसके नए माहौल में खुद को ढाल लेना है। अब अंत में दिखाते हैं कि सैम एक बीच पर खड़ी है और उसके साथ एक छोटा लड़का है जो शायद उसका और माइका का बेटा है। सैम माइका के लिए मैसेज लिखती है कि पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत है, हवा भी साफ हो गई है, जो लोग इसको छोड़कर जा चुके हैं उनसे कहो कि पृथ्वी की हालत से डरने के बजाय इसे अपनाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हर कोई रह सकता है। अब यहाँ की हवा धीरे धीरे साफ हो रही है और मेरे बालों को भी सहला रही है।
जिस पृथ्वी को हमने दूषित किया था वो अब अपने आप को निहारने की कोशिश कर रही है। जीने के लिए इससे बेहतर प्लेनेट नहीं मिल सकता। हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी का मकसद सिर्फ प्रदूषण और उसके खतरनाक असर के बारे में बताना नहीं है। लाइफ में भी अगर हम हर समस्या से दूर भागते रहे तो आखिर में समस्याओं का समंदर बन जाएगा और तब उन्हें सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें किसी भी नई सिचुएशन में खुद को एडेप्ट करना सीखना होगा। दोस्तों अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।